कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, संसद के अंदर बैठ के कॉफी पीते हैं, जो भी पीते हैं वो सब करते हैं। सो ये जो चीज है ना, एरोगेंस जो है, पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी ये थी कि इस पूरे सत्र में हम क्या करेंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद मांग ये हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए संसद में। संसद में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद फिर मांग बदल गई। अब राहुल गांधी ने बोला कि हमें लेक्चर नहीं सुनना। अटैकिंग लाइन होती है, वो अटैकिंग लाइन इसलिए नहीं होती कि आप अपनी ही टीम का सत्यानाश करते हैं। तो लेक्चर वर्ड है, उसको वेपनाइज किया गया है और ये सिर्फ 1 महीने के समय में हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो पिछले 1-1.5 साल से विशेष तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को दोबारा से रीलॉन्च, वही कोशिश है। वो टी शर्ट बदलने के बहाने, अपनी भाषा में कहूँ तो वो अपने फॉरेन विजिट्स में ही इतना बिजी रहते हैं, तो संसद में क्या ही आएंगे। तो यूपीआई गेम चेंजर हर स्थिति में है। सारी दुकानें हैं जहाँ से लोग खरीदारी करते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही फनी एक अनाउंसमेंट चल रहा था कि अपना बटुआ चोरी होने से बचाएं, ये होने से बचाएं। और फिर उन्होंने जोक मारा कि क्योंकि बहुत रूरल एरिया से कितने लोग आते हैं मार्ग में, तो बोला कि अरे फोन भी बचाए नहीं तो यूपीआई से भी पैसे नहीं दे पाएंगे। किराया देने के लिए होटल का और एक कैमरा खरीदना था। यू वोंट बिलीव, मैं अपने जूते में पैसे छुपा के लेके गई। मैं फिर सिंपली कहूँ तो नेहा वोरा अपने फौजी पिता की आइडेंटिटी का इस्तेमाल फौज के खिलाफ ही करेंगे, और दिमागी नक्सल होने का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। गांधी परिवार से चीजें आती हैं ऊपर से नीचे तक, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी वाला सिस्टम ऊपर से नीचे तक आती है, और फिर नेहा वोरा भी उसका एक हिस्सा है, प्यादा है, जैसे चेस के गेम में। हायरार्कीज को क्वेश्चन करना और हायरार्की को अपनी क्वालिटी बता देना, ये एक बहुत ही सोची समझी घोड़े की चाल है। पीएम आवास योजना के थ्रू आवास है मेरे नाम के पास, जनधन योजना के थ्रू उनका बैंक में खाता खुला हुआ है, सिलेंडर उनके घर पे पहुंच रहा है, और इसमें महिलाओं ने किसे वोट दिया वो देख लीजिए, वोट पीएम मोदी को मिलता है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, आज से द पैम्फलेट पर एक नया शो लेकर आए हैं, द पैम्फलेट अनकट। हमारा प्रयास है कि इस शो में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर न्यूज़ रूम में अपने साथियों के साथ चर्चा करें। हमारी कोशिश है कि आपको रॉ तरीके से राइट बात बताई जाए। तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ द पैम्फलेट अनकट के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट सुमति महर्षि और चमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी से, जिन्होंने एक अभी लेख लिखा है, विपक्ष का एकमात्र एजेंडा संसद ठप करना। और इसमें वो बताते हैं कि जो संसद है वो ना सरकार की है ना विपक्ष की है, संसद जनता की है। तो इस पर आपका क्या कहना है? संसद बिल्कुल जनता की है, और उन्होंने इस लेख में ये स्पष्ट कर दिया है कि संसद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेशन। तो ये बात विपक्ष में खासकर एक पार्टी को आई थिंक थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी, जिनको देश भी अपनी प्रॉपर्टी लगे, जिनको संसद भी शायद अपनी प्रॉपर्टी लगता है। लेकिन इसमें मुझे एक ख़ास बात ये लगती है कि उन्होंने इस लेख में 5 स्टेप्स या एक फॉर्मूला समझ लीजिए, और उस फॉर्मूला के 5 हिस्से बताए हैं कि कैसे ऑपरेट हुआ ये पूरा सिस्टम। तो बेसिकली उन्होंने ये भी पॉइंट करा है कि जो ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ जो मीडिया है, तो वो पहले पार्लियामेंट के डिसरप्शन, जो मॉनसून सेशन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही, उसको लेकर मीडिया तक जाता है। और फिर उन्होंने ये 5 चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट करी हैं। सबसे पहला है कि फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेज है पार्लियामेंट को डिसरप्ट करो। नंबर 2, क्वेश्चन आवर, जब प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रोड़े अटकाइए, उसको बर्बाद कीजिए। तीसरा है कि जो मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं एनडीए से, तो जाहिर है कि उनके पास पॉइंट्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, तो जो बोल रहे हैं उनको शाउट डाउन करिए किसी भी तरीके से। चौथा है कि डिबेट को बिल्कुल फ्यूज़ उड़ा के रख दीजिए डिबेट का, जिससे कि डिबेट पहले ही शुरू होने से पहले ही किल हो जाए। और पांचवा है कि जब पार्लियामेंट का समय बर्बाद हो, जब अंदर डिस्कशंस बिल्कुल ध्वस्त कर दिए जाएं, उसके बाद आप जाइए अपने इकोसिस्टम के मीडिया के पास और उनको जाके बोलिए कि देखिए सरकार ने तो डेमोक्रेसी को बर्बाद ही कर दिया है। तो ये बातें हैं, और इसमें एक जो हमें जानने की बात है कि इसको इस वक्त इम्पोर्टेंस क्यों दी जानी चाहिए इस आर्टिकल को, तो चमन सर बताएंगे शायद। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, जो 5 पॉइंट्स रिजिजू जी ने उठाए वो बहुत सही हैं। इसमें समझने वाली बात ये है कि इस बार क्या किया, पूरे मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने, उनको ये लगा कि इस बार वो अपर हैंड है उनका पार्लियामेंट में पूरे सत्र में। तो अगर आप राहुल गांधी की पूरी बॉडी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो राहुल गांधी दिखाई देता है कि वो एकदम आक्रामक है। राहुल गांधी पूरे सेशन में आक्रामक दिखाई दिए हैं,
और यही कोशिश है, यही प्रयास है, और इसीलिए इन लोगों ने पूरे संसद सत्र को चलने नहीं दिया, एक दिन भी नहीं चलने दिया। प्रॉपर्टी वाली बात जो अभी मैम ने बोली थी, उसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, संसद के अंदर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं या जो भी पीते हैं वो सब करते हैं। सो ये जो चीज़ है ना, एरोगेंस जो है कि संसद के अंदर, संसद को आप संसद ना मान के, जिसे हम डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो ना मान के आप उसे अपनी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आई कि जिस तरह की नारेबाजी या जिस तरह की नाटक या जिस तरह की नुक्कड़ नाटक आप संसद के बाहर कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसी तरह की चीज़ें आप संसद के अंदर भी करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, जो संसद की परंपराएं हैं, जो वर्षों से चली आ रही हैं और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, वो सब ये कहती हैं कि संसद नियमों के तहत चलेगी। और नियमों में ये है कि जो नियम लिखे गए उन्हें आपको मानना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को भी मानना पड़ेगा, उन्हें विपक्ष को भी मानना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था किसी भी स्टेज पे। आप इस पूरे प्रोसेस को देखिए, पूरे मानसून सत्र को नोटिस करिए, एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी ये थी कि इस पूरे सत्र में हम क्या करेंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। राम मंदिर में जो चोरी कथित तौर पे हुई है, जो चोरी हुई है, उसका मुद्दा उठाएंगे। तो कांग्रेस इसी को लेकर संसद में आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको मीडिया में अच्छा कवरेज मिल रहा है, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दिन अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उसके बाद फिर वो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट पे आ गए, नीट एग्जाम को लेके जो चल रहा था उस पे। उसके बाद उन्होंने कहा, उनके पोस्टर बदल गए, पहले पोस्टर थे राम मंदिर चोरी वाले, दूसरे दिन प्रोटेस्ट हो गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले। अब यहाँ से मजेदार बात है कि जब इस्तीफा हो गया, पहले इन लोगों की पूरी मांग थी कि हम संसद तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि इस्तीफा नहीं होता, और जब इस्तीफा हो गया तो उसके बाद मांग बदल गई, उसके बाद भी संसद नहीं चलने दी। उसके बाद मांग ये हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए संसद में। संसद में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद फिर मांग बदल दी। अब राहुल गांधी ने बोला कि हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें स्पेसिफिक इस चीज का जवाब चाहिए। तो ये जो था ना, ये विपक्ष इस बार संसद चलने ही नहीं दे रहा था। उनकी इंटेंशन ही नहीं थी, उनकी इंटेंशन थी सरकार को ब्लैकमेल करने की, कि किसी भी तरह से हम सरकार को ब्लैकमेल करें। और सोशल मीडिया में कांग्रेस आईटी सेल और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो मिलकर वो राहुल गांधी को जो नैरेटिव बीच बीच में चलाते हैं कि हाँ भाई शैडो पीएम वाला या वही सरकार चला रहे हैं, उस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी इसमें। मजे की बात यह है, आप नोटिस करिए कि पूरी डिबेट हुई संसद में, और डिबेट के बाद कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और उस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया कि वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, ठीक। लेकिन जब वंदे मातरम पे सदन में चर्चा हुई, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया सदन के अंदर। काफी गोल पोस्ट जो है हाँ, उन्हें शिफ्ट करे हैं, जो इनका अटैकिंग स्टैंस है ना। अब समझिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई संसदीय कार्रवाई अगर उठाकर देखेगा भारत के राजनीतिक इतिहास लिखने के लिए, तो उसे दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे वंदे मातरम गाने के लिए विरोध ही नहीं किया था। तो यहाँ पे कांग्रेस बुरी तरीके से चूकी। तो अब क्या किया इन्होंने, बस एक सेकंड, अब इन्होंने क्या किया, पूरा बर्बाद किया संसद सत्र। उसके बाद अपने इकोसिस्टम को, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पत्रकार एक्टिविस्ट हैं, उन्हें लगाया कि देखिए सरकार संसद नहीं चला पाई, सरकार संसद नहीं चला पाई। मतलब वही जो किरण रिजिजू ने अपने आर्टिकल में भी बड़ी अच्छी बात लिखी है कि पहले उन्होंने उस संसद में एक तरह से जो बहस होती है उसको आग लगा दी, उसके बाद जो धुआं उठ रहा था अब उससे हाथ सेक रहे हैं प्रोपेगेंडा बना के। सो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसलिए इस पे बात होनी चाहिए कि संसद चली क्यों नहीं आखिर। संसद चली क्यों नहीं, उसका एक कारण ये है कि जो आपने कहा ना कि अटैकिंग स्टैंस, आक्रमण करने का जो एक स्टैंस है, तो वो पॉलिटिक्स में या जीवन में या खेल में भी तब होता है जब आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करना होता है ना। तो हर फील्ड स्पोर्ट में एक अटैकिंग लाइन होती है। वो अटैकिंग लाइन इसलिए नहीं होती कि आप अपनी ही टीम का सत्यानाश कर दें, वो बेसिकली इसलिए होती है कि जो भी आपका मोमेंटम बन रहा है उसको आप गोल्स में कन्वर्ट करें, अटैक कंस्ट्रक्टिव हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए इस आर्टिकल में एक और पॉइंट उठता है, वो ये उठता है कि जब तक ऑपोजिशन के कंक्लूजन्स सरकार एक्सेप्ट ना कर ले तब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तब तक जो है लोकसभा में, जैसे नंबर्स भी दिए हैं इस आर्टिकल में, शेड्यूल टाइम का सिर्फ 15% लोकसभा में, शेड्यूल टाइम का सिर्फ 33% राज्यसभा में।
तो ये जो बात निकल के आ रही है ना, और लेक्चर का जो है, मैं आज यश से भी बात कर रही थी और यश ने इस पे आर्टिकल भी किया है, श्रेया और यश दोनों ने इस पर आर्टिकल किए हैं। और यश और मैं ये बात कर रहे थे कि जो लेक्चर वर्ड है उसको वेपनाइज किया गया है, और ये सिर्फ 1 महीने के समय में हुआ है। तो पहले तो मॉनसून सेशन में इन्होंने, जैसे आपने कहा कि अमित शाह ने जैसे ही बिल्कुल। प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें आपका लेक्चर नहीं सुनना, बिल्कुल। है ना। तो आप किस चीज़ को लेक्चर कह रहे हैं और किस चीज़ को लेक्चर कहकर उससे एस्केप कर रहे हैं, ये अब आने वाले समय में ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देने के लिए रहेंगी। और लेक्चर शब्द का इस्तेमाल इनके फॉलोअर्स पीएम मोदी के संदर्भ में भी करते हैं। तो जैसे अभी इनका ये एक पूना वाला जो इनका अभी हुआ है इंटरेक्शन विद विमेन एंड जनरली स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी इन्होंने लेक्चर की बात करी है कि पीएम मोदी लेक्चर देते हैं। तो हिमांशी की जनरेशन को ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे फैक्ट्स आ जाते हैं, जहाँ तथ्य आ जाते हैं, वहाँ पर डिबेट लेक्चर बन जाता है। तो इनकी जनरेशन को वो बात परोसी जा रही है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, राहुल गांधी ने जो भी इस पूरे मानसून सत्र के दौरान किया और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें अगर हम देखें तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार कितना सहयोग कर सकती है या कितना लोकतांत्रिक हो सकती है, उसकी पराकाष्ठा थी। इस बार के मानसून सत्र में सरकार हर बात के लिए तैयार थी। जेपीसी को जो एफसीआरए बिल भेजा गया, वो सब हम सबको पता है कि वो बिल सरकार चाहती तो पास करा सकती थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उसे जेपीसी को भेजा। इसलिए भेजा क्योंकि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव करती है और उस बात को मानती है। लेकिन उसके बाद भी पूरा प्रोटेस्ट हुआ, पूरे सत्र को बर्बाद किया गया। मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो पिछले 1-1.5 साल से, विशेष तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को दोबारा से रीलॉन्च, वही कोशिश है। वो टी शर्ट बदलने के बहाने अलग अलग तरह के, आप देखेंगे कि कांग्रेस आईटी सेल अलग अलग तरह के फोटोज डालती है जिसमें राहुल गांधी को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। सो संसद का भी इन्होंने एक तरह से सीढ़ी की तरह प्रयोग किया, उस संसद का जिसमें हर दिन लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर दिन टैक्स पेयर के, उस संसद का प्रयोग किया जी। सो ये इस मामले में विशेष तौर पे, तो इसलिए इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। हिमांशी, तुम्हें क्या लगता है इस बार उनका लॉन्च? राहुल गांधी की संसद में टेंशन बहुत कम है। अपनी भाषा में कहूँ तो वो अपने फॉरेन विजिट्स में ही इतना बिजी रहते हैं, तो संसद वो क्या ही आएंगे। इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ दूं, जब भी वो फॉरेन जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो उस टाइम पे या तो उनके जाने से पहले या फिर आने के बाद संसद सत्र जो भी होता है उसमें कोई ना कोई हंगामा होता है, मुद्दा होता है। तो इस पे हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है जी। मतलब राहुल गांधी को हमने जब भी संसद में देखा होगा तो हमने इसी तरीके से उनको अटैकिंग मोड में ही देखा होगा और इसी तरीके से उनका रहा है, विच इज़ कंसर्निंग। सो अभी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, संसद ठप करने का इनका जो इरादा है कंसर्निंग है, लेकिन एक इसके अलावा एक और है, अच्छी खबर है, यूपीआई ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो बहुत बड़ा, मतलब मेरे को तो अभी वो पुराने कौन थे वो हमारे कांग्रेस के नेता, पी चिदम्बरम, उनका वो बयान याद आता है। तो मतलब क्योंकि भी 10 साल हो गए। हाँ, उसको भी 10 साल हो गए। तो उसमें क्योंकि उस टाइम की चीज़ों को लेकर और आज को देखते हुए कुछ आपके ओपिनियन? वो जो चमन सर ने जो बोला है ना कि उसको भी 10 साल हो गए, वो बेसिकली क्या है, इट्स 10 years ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, है ना। तो कुछ पॉलिसी है और उसको आपको धरातल पे ले जाना है, उसका एग्जीक्यूशन है, सरकार तैयार है। और पीएम मोदी की जो एक आदत है हमेशा एंड गेम देखने की, है ना। सो ही लुक्स एट द लास्ट पिक्चर परहैप्स, आई डोंट नो, वो एक अच्छी लीडरशिप, अच्छी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में बहुत एक्सपीरियंस के बाद आई थिंक एक चीज़ आती है वेयर यू आर एबल टू सी द एंड ऑफ द रोड, कि कॉन्सिक्वेंस या जो रिजल्टिंग इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। तो उस वक्त वो उनको दिख रही थी, लेकिन वो बाकी किसी और को नहीं दिखी। और आज मैं ये सोच रही थी कि यूपीआई के 10 साल में, जो पिछले 10 साल में मैंने ग्राउंड स्टोरीज़ करी हैं, चाहे इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, तो उसमें कैसे अलग अलग जगहों पर मुझे यूपीआई की जो स्टोरी दिखी वो इतनी ज़बरदस्त दिखी, खास करके रूरल एरियाज़ में। और इस पूरे
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खड़ा किया गया है और उसका इम्पैक्ट जो आपको दिखता है खास करके महिलाओं के जीवन में, वो बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स फिगर्स जो हैं वो तो हैं ही, और वैश्विक स्तर पे भी काफ़ी बोलबाला हो चुका है यूपीआई का। यूपीआई कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी है, जैसे हाँ एग्जैक्टली। सो यूपीआई की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि यूपीआई से पहले जनधन खाते खोले गए थे। राइट। तो जनधन खाते जब खोले गए उसके बाद यूपीआई आया। तो यूपीआई जो है मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरह से स्कीम रही है किसी भी सरकार की आज तक की। सो बहुत बड़े स्तर पे महिलाएं जुड़ी उससे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। Right. जनधन खाते में जो पैसे आते थे वो पैसे महिलाओं के पास गए। और इसमें आपने जो एंड गेम वाली बात की कि पीएम मोदी सड़क का एंड देखते हैं, सो उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कई केसेस में होता है, अलग अलग स्कीम्स में होता है, अलग अलग चीज़ों में होता है, अलग अलग मुद्दों पे होता है। और यूपीआई की बात है तो मुझे याद है कि 2016 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पीएम मोदी रैलियां किया करते थे और उन रैलियों में वो बाकायदा पेपर के पोस्टर दिखाया करते थे लोगों को, और लोगों से अपील करते थे कि आप ये ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यही स्थिति बिल्कुल E20 के साथ थी। राइट। बिल्कुल इथेनॉल को लेकर भी हमारे देश में यही स्थिति थी। पीएम मोदी ने लगातार लोगों से अपील की और आज हम देख रहे हैं कि इथेनॉल का प्रभाव कितना बड़ा है कि हम बहुत बड़े स्तर पे जो हमें तेल खरीदना पड़ता, आयात करना पड़ता, वो हमारा रोका है। तो यूपीआई गेम चेंजर हर स्थिति में है। पहली बार भारत के पास डिजिटल पेमेंट का इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा हुआ है जो आज तक नहीं था। राइट। सो यूपीआई को लेकर मुझे लगता है कि आने वाला इतिहास जब भी लिखा जाएगा और जब भी इन 10-12 साल की बात होगी, पीएम मोदी के कार्यकाल की बात होगी, तो उसमें सबसे 10 बड़े पॉइंट्स अगर रहेंगे तो उसमें पहले नंबर पे नहीं तो 5वें नंबर पे यूपीआई रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। बाकी भी कई चीजें हैं। हिमांशी, तुमने सबसे कम यूपीआई का क्या ट्रांजैक्शन किया है? तुमने सबसे कम अमाउंट क्या है जो दिया है? देखो, जब बड़ी बड़ी अमाउंट्स भेजनी पड़ती है तो क्रॉस चेक करने के लिए तो पहले 1 रुपया तो हम भेजते ही हैं। तो हाँ, कहने लेकिन की बात यह है कि गांव में जो मैंने देखा है, खासकर प्रयागराज में मैं गई थी एक बार माघ मेले में, और वहाँ क्या होता है कि जैसे सारी दुकानें हैं जहाँ से लोग खरीदारी करते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही फ़नी एक अनाउंसमेंट चल रहा था कि अपना बटुआ चोरी होने से बचाएं, ये होने से बचाएं। और फिर उन्होंने जोक मारा कि क्योंकि बहुत रूरल एरिया से कितने लोग आते हैं माघ मेला में, तो बोला कि अरे फ़ोन भी बचाए नहीं तो यूपीआई से भी पैसे नहीं दे पाएंगे। सो आई सॉ दैट एज अ ह्यूज चेंज कि माघ मेला में जो खरीदारी हो रही है और इतने बड़े स्केल पर हो रही है, उसमें भी यूपीआई की कितनी इम्पोर्टेंस थी। और मैंने भी कितनी खरीदारी करी, छोटी छोटी पाजेब और ये सब, हर जगह स्कैन कोड था। जैसे हमने पैम्फलेट में एक स्टोरी भी करी थी ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट हमने वो भी कवर किया था, हिमांशी याद है, अभी हाल ही में की थी, कुछ महीने हुए हैं। और जो हमारे जीवन में भी कितना चेंज आया है, जैसे ग्राउंड स्टोरीज़ के लिए जा रहे हैं तो एक बार मैं पूना गई थी, 2012 की बात है, और इंडियन टीम लंदन जा रही थी ओलंपिक्स के लिए, और उसके लिए मैं गई थी, मानसून के लिए भी गई थी। तो मुझे किराया देने के लिए होटल का और एक कैमरा ख़रीदना था। यू वोंट बिलीव, मैं अपने जूते में पैसे छुपा के लेके गई तो 30,000 मेरे पास था उस वक्त, विच आई हैड टू इमीडिएटली शेल आउट। बैंक में बैठकर कितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं, रूरल एरियाज़ में कितने कितने लोग क्यूज़ में होते हैं। अब बस जाइए और सीधा गेट योर थिंग्स डन। बिल्कुल। सो यूपीआई गलियों से ग्लोबल तक पहुंचा है और इस पे भी हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, हमारी सहयोगी श्रेया ने। उसका भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे यूपीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में भारत के डिजिटल पेमेंट में क्रांतिकारी काम किया है। अच्छा चमन जी और श्रेया, आपने एक बात नोटिस करी है कि आजकल लेफ़्ट बहुत एक्टिव हो गया है, क्योंकि लेफ़्ट खास करके जो इनके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, अभी तक बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा था, सडनली सीजेपी का सहारा लेकर थोड़ा लाइमलाइट में आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में आपने कितनी बार सुना है, ये लोग इंक्लूजन की इतनी बात करते हैं, कभी इन्होंने इसको एक बार भी सराहा ऑपोजिशन ने या लेफ़्ट पार्टीज़ ने? हिमांशी, तुमने सुना है कभी? नहीं, इवन मैंने तो, हमने जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे यूपीआई में काफ़ी वीडियोस भी हैं,
इवन हमने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि कुछ लेफ्ट विंग की तरफ से कि हाँ भाई यूपीआई को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, या पी चिदम्बरम वाले नेगेटिव ही कहा है, चिदम्बरम वाले स्टेटमेंट्स को कोट किया है, तो उन सबको एक्सपोज करते हुए हमने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। तो मैंने तो आज तक नहीं सुना ऐसा कुछ उनकी तरफ से। तो 25 अगस्त 2016 को यूपीआई की जर्नी शुरू हुई, और आज मैं देख रही थी एक सरकारी दस्तावेज़ में कुछ फिगर थे, और उसमें था कि एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2016-17 में था 1.78 करोड़ केवल, ठीक है, और 2025-26 में 24,162 करोड़। तो ये जो है बढ़ोतरी हुई है इतने सालों में, 10 सालों में। तो हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे जाकर देखते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। खर्चे भी हो रहे हैं हमारे उस चक्कर में जी, काफ़ी। अच्छा, अभी लेफ्ट विंग की भी बात हुई है, तो मैं अगली खबर पे जाना चाहूँगी। नेहा भौरा पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AISA की, और अभी उनका एक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा था। इंडियन आर्मी को लेके कह रही थी कि इनइक्वालिटी है इंडियन आर्मी में, सेग्रीगेशन है आर्मी में, मतलब अब ऑफिसर्स वर्सेस ऑफिसर रैंक होता है वहाँ पर इतना ज़्यादा। तो आपका उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, मेरा तो बहुत कुछ कहना है, क्योंकि पिछले 24 साल के अपने काम में, और उससे पहले अवेयरनेस भी थी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, तो हमने हमेशा आयसा, AISF, SFI, हमेशा इनको अपनी पेरेंट पार्टी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट्स एक्सेस ही माना है, और वही व्यूज़ होते हैं जो पेरेंट पार्टी के हैं। तो अब थोड़ी हैरानी नहीं होती, बल्कि मुझे तुम्हें पूछना है दैट यू हैपन टू बी फ्रॉम अ फैमिली दैट हैज़ एन आर्मी ऑफिसर एज द हेड ऑफ द फैमिली, है ना? आपके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो जब आप अपने जनरेशन के एक लेफ्ट लीडर को ये सब कहते सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है? एंड परहैप्स हम लोग तो सिविलियंस होने के तौर पर देखेंगे, लेकिन आपने क्या क्या देखा है ऐसे? मैं अगर सिंपली कहूँ तो नेहा बोरा अपने फौजी पिता की आइडेंटिटी का इस्तेमाल फौज के खिलाफ ही कर रही है, और दिमागी नक्सल होने का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? मतलब आप वहाँ आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी, मतलब मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पर सिस्टमैटिकली चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, हर एक तरीके से, हर हिसाब से चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक वो इनइक्वालिटी वाली चीज़ को जो मतलब वहाँ पर जोड़ा। मतलब मैं एक्चुअली जब वो स्टेटमेंट भी देख रही थी तो मैं शॉक्ड कि मतलब आर्मी में होने के बाद भी, और क्योंकि देखो मैंने अपनी पूरा मतलब मेरा जो चाइल्डहुड रहा है वो आर्मी में ही रहा है, और अभी मैं लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मैं मतलब वो चीज़ें देखकर सुनकर ही वो मतलब एकदम नॉस्टैल्जिया होता है। लेकिन फिर जब ऐसे लेफ्ट विंग वाले ऐसे लोगों की, नेहा बोरा जैसे लोगों की मैं वो स्टेटमेंट्स सुनती हूँ, तो मुझे तो कभी कोई इनक्वालिटी नहीं लगी, या वहाँ पर जो लोग रहते हैं या आर्मी ने कभी भी किसी की ऐसी कोई शिकायत मैंने कभी देखी नहीं, ना सुनी, ना कभी इस तरीके से। तो मुझे तो नहीं लगता कि आर्मी में कुछ ऐसी इनइक्वालिटी होती है। नेहा बोरा के जो बयान अभी आया आर्मी को लेके, उस पे मेरा थोड़ा सा अलग टेक है। मेरा मानना है कि ये नया नहीं है। एक्चुअली ये जो पूरा इकोसिस्टम है, अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस के जो नेता हैं, या फिर जो लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, जो इंटेलेक्चुअल बिरादरी पूरी है, या पत्रकार हैं जो खुद को कहते हैं, या एक्टिविस्ट हैं, अगर आप इनसे पर्सनल कभी व्यक्तिगत तौर पे भी बातचीत करेंगे, तब भी आपको यही विचार सुनने को मिलेंगे। पहली बात। हाँ। दूसरा, राहुल, और ये सब आता ऊपर से है। अगर आप 2025 का राहुल गांधी का आपको बयान याद है, बिहार में जो उसने बोला था कि आर्मी जो है वो 10% जो लोग हैं उनके कंट्रोल में है, उसने वो बोला था। तो वो आर्मी के अंदर भी एक तरह से जातिवाद को घुसाना चाह रहा था। सो वहीं से ये चीज़ें आई हैं। संदीप दीक्षित का बयान हम सब जानते हैं, उसने क्या बोला था। ट्रू। नेताओं को उसे छोड़ सकते हैं, सही बात है, लेकिन आता वहीं से है। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, या दूसरे जो सेना के ऑपरेशंस रहे हैं उन पे सवाल उठाने की बात हो, या फिर कन्हैया कुमार का आर्मी को लेके बयान हो जो JNU में रहते हुए उसने दिया था, या वामपंथियों के ऐसे तमाम बयान हमें मिल जाएंगे। सो जो पूरा इकोसिस्टम है इंडियन आर्मी को लेकर, उसकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो वहीं से पनपती है। गांधी परिवार से चीज़ें आती हैं, ऊपर से नीचे तक, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी वाला सिस्टम ऊपर से नीचे तक आती हैं, और फिर नेहा बोरा भी उसका एक हिस्सा है, प्यादा है, जैसे चेस के गेम में होता है।
तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत छोटा सा प्यादा है जो अपनी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, आर्मी के प्रति नफरत को दिखा रहा है अलग अलग बयान के थ्रू। घोड़े सो की चाल ये है कि इन लोगों ने अपना अपना एक डिपार्टमेंट, जो मुझे जो दिखता है बाहर से, वो ये है कि इस मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स जो हैं रख ली हैं, डिवाइड कर ली हैं। कि जैसे आपने कांग्रेस का बताया, जी CPIML की जो पूरी कैमोफ्लेज करी हुई जो पॉलिटिक्स है कि भाई आप डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक राइट्स, इंक्लूजन, इक्वालिटी, इससे शुरू करेंगे, है ना, और वो एक पर्दा सा रहेगा, लेकिन उसके पीछे ये सब चलता रहेगा। तो नेहा बोरा जो भी कर रही है वो CPIML का जो टैक्टिकल पेरेंटेज का एक लिंक रहता है कि पेरेंट पार्टी क्या करे, उसको कैसे सामने लाना है। बिल्कुल। जो नया हुआ है चमन जी, आप और मैं दोनों मानते हैं कि ये सब बहुत पुराना है, कभी कभी थोड़ा बोर भी हो जाते हैं सब देखकर, लेकिन अब थोड़ा कंसर्निंग लगने लगा है क्योंकि जो हिमांशी की जनरेशन है, अब हिमांशी अवेयर है बिकॉज शी कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट इन बच्चों को अभी ये सब बातें नेहा बोरा के मुंह से सुनकर ये लग रही हैं दैट दे आर अबाउट इंक्लूजन, दे आर अबाउट इक्वालिटी, दे आर अबाउट Exactly. डेमोक्रेटिक राइट्स, लेकिन इनको ये अवेयरनेस शायद नहीं है कि CPIML का जो पॉलिटिक्स है, उसका जो चेहरा है, उसका अभी तक जो वॉर्स पे जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं या कश्मीर का मुद्दा है, तो उस सब में CPIML का क्या स्टैंड रहा है और वो पॉलिटिक्स कहाँ से चलकर कहाँ आ रही है ना। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के स्टेज से इन्होंने उसको अच्छे से यूज़ किया और अब यूज़ करने के बाद ये यहाँ तक बात आ गई है। इस पे आज मैं देख रही थी ट्विटर पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है और वो कह रहे हैं कि ये एक कॉग्निटिव वॉरफेयर का ही हिस्सा है। A very important part of cognitive warfare is that the enemy creates mistrust of population on all structures. यस और ये इनका बहुत ही, क्योंकि बिल्कुल। ही सच अ सीनियर पर्सन, तो उन्होंने लिखा कि कोर्ट्स, पुलिस, एजुकेशन, सोसाइटी, इन सबको आप टारगेट करिए, इनके खिलाफ मिसट्रस्ट पैदा करिए और उस सब में अब आर्म्ड फोर्सेस भी इन्होंने जो है इंक्लूड कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो जो नया है वो ये है, इसकी तरफ जो अटैकिंग स्टैंस है जो संसद में कांग्रेस की शुरू हुई, वो बाहर ये लोग एक इसको उसी का कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंडेड कर है रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले 2 या 3 साल में या 4 साल में चुनाव आयोग के खिलाफ जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, लंबे समय तक लगातार चलाया, वो भी यही प्रयास है कि चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को मन में एक तरह से चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया जाए। न्यायपालिका को लेकर भी यही प्रयास है, लंबे समय से पूरा ये लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी में अब आर्मी को भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल Right. ये है। राइट। तो इसको तोड़ा कैसे जाए, ये एक कोशिश रहेगी और तोड़ा तथ्यों को सामने रखकर ही जा सकता है। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का ही जो ट्वीट है, काफ़ी लंबा ट्वीट है, उसमें उन्होंने आगे एक बात पूछी है कि जो मार्क्सिस्ट लीडर्स थे, उनके बंगले, उनका रहन सहन का तरीका, वो सब बदल गया क्या? उन्होंने अपना जो लग्जरीज थी वो छोड़ दी क्या? और आपके लेफ्ट, विद इन द लेफ्ट आपके स्ट्रक्चर में क्या हिरार्की नहीं है? तो हिरार्कीज़ को क्वेश्चन करना और हिरार्की को इनइक्वालिटी बता देना, ये एक बहुत ही सोची समझी घोड़े की चाल है। तो इसको जो है बार बार फैक्ट्स को आगे रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा बार बार कि यूरोप में जो हो रहा है या अमेरिका में भी जो हो रहा है, उसको यहाँ रेप्लिकेट करने की जो कोशिश हो रही है, उसको कैसे टैक्टफुली टैकल किया जाए आने वाले समय में। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि चीज़ों को वहीं के वहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी का मैं सबसे अच्छा उदाहरण लेता हूँ यूपी में कांग्रेस पार्टी सर्वे सर्वा थी, लगातार सत्ता में रही जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि सत्ता में रहते हुए खुद अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया, उसके नेताओं ने, पार्टी के अंदर के जो नेता थे उनके अंदर ही आपसी इतनी चीज़ें चल रही थी कि वो पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि पार्टी ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी के नाम पे वही रायबरेली या फिर अमेठी बचती है अंत में, और कुछ नहीं बचता। और पिछले कई दशकों से पार्टी नहीं है यूपी में। सो वही वामपंथी इकोसिस्टम के साथ भी वही होगा। अंततः आप अगर कभी भी सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता में आएगी या फिर वामपंथ कहीं भी किसी भी राज्य में, हालांकि अभी किसी भी राज्य में नहीं है, तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं
पहले के लोगों ने देखी हैं, सो आने वाली जनरेशन जिसे हम जेन जी कहते हैं वो भी देखेंगे। सो वो देखते हैं तो तब उसका परिणाम पता चलता है कि जब आप विपक्ष में बैठे हो, जब आप अपोजिशन में बैठे हो, तब जो बोलते हो जी उसके जस्ट अपोजिट आपका व्यवहार रहता है जब आप सत्ता में बैठे हो। जी सो वो जो दो मुंहापन है जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपकी पॉलिसी में जब रहता है तो जनता आपको लंबे समय तक नहीं, जेनजी भी आपको लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रोपेगेंडा है, ये भ्रम है जो कुछ दिनों का है। मुझे लगता है इसका भी धुआं बहुत जल्दी छट जाएगा। और आप देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो एंड रोड है ना, वो पीएम मोदी देख पा रहे होंगे इस समय भी, मुझे ऐसा बिलीव है। आई होप सो टू। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी अगली खबर की तरफ जाएंगे। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज, यहाँ भी आए थे वो, देहरादून हमने कवर भी करी थी। तो अभी राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं को आप पिंजरा तोड़कर आगे बढ़ें। तो ये बार बार राहुल गांधी का, कांग्रेस का फैंसी, मैं कहूँगी फैंसी कोट्स ऐसे करना, या मतलब ऐसे स्लोगन्स देना, मतलब सच में वो महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं? सच में महिलाओं की इतनी फिक्र है उन्हें? विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतनी उनकी चिंता रहती है हमेशा? चमन जी, जी, सो कांग्रेस का आप ही जो, शुरू करिए, क्योंकि मैं शुरू करता मैं हूँ। अगर शुरू हुई तो मुझे टेपर डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, सो कांग्रेस की जो दिक्कत है वो ये है कि वो किसी भी एक मुद्दे पे टिक नहीं पाते। पिछले 12 साल में हम देख रहे हैं। अब कांग्रेस महिलाओं का हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपने 10 जनपद जाना चाहिए, उनकी माता सोनिया गांधी के पास, और उनसे कहना चाहिए कि मैं आज एक शपथ पत्र दे रहा हूँ, उसमें ये लिखता हूँ कि मैं भविष्य में अगर कभी भी, वैसे उम्मीद कम ही है, लेकिन अगर कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनने दूंगा। और सबसे अमेठी पहले अमेठी यही भी नहीं कहना लड़ूंगा, चाहिए। जी, रायबरेली, ये भी रखिए ना आप हाँ, अपने प्रस्ताव पत्र में, मतलब आप जी। कल सो की वीडियो में हम राहुल गांधी हाँ, के वहीं सवाल से पूछेंगे। शुरुआत जो होती है, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई और जो किसी भी, अगर आप इंडी गठबंधन के दलों को देखेंगे तो वहां से भी नहीं हुई। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का जो पूरा पिंजरा तोड़ो वाला प्रोपेगेंडा है, ये दरअसल वामपंथ में, लेफ्ट में बहुत पहले से चला आ रहा है। वामपंथी जो इस पूरा प्रोपेगेंडा करते रहे पिंजरा तोड़ो वाला, वो बहुत पुराना एजेंडा है। और अब उसे, चूंकि कांग्रेस पार्टी भी लेफ्ट की एक एनजीओ की तरह बदल गई है और एनजीओ की तरह व्यवहार करती है, वो किसी भी राजनीतिक दल की तरह व्यवहार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 साल से लगभग किसी भी वामपंथी एनजीओ की तरह व्यवहार करती है। और यही कारण है कि आज पिंजरा तोड़ो जैसा वामपंथी, जिसकी जिस जिस अभियान की सोच बहुत सीमित है, वो एजेंडा राहुल गांधी ने उठाया है। अब आप उसमें देखो कि उसके पीछे राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने ही घरों में प्रताड़ित हो रही हैं। आप अपने पिता से लड़ो, आप अपने भाई से लड़ो, आप अपने पति से लड़ो, इसका अर्थ यह है कि आप अपने पूरे घर को तोड़ दो। सो पिंजरा तोड़ो नहीं है, एक्चुअली वो परिवार तोड़ो अभियान चला रहे हैं, अगर देखा जाए तो। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताइए। गलत बिल्कुल नहीं है। जी, गलत, मेरा जो मापने का तरीका है वो ये है कि जो पॉलिटिशियन, सच्चा पॉलिटिशियन होगा, सच्चा नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग नास्टी और इनसिंसियर, लेकिन अगर आप सच में बदलाव देखना चाहते हैं किसी महिला के जीवन में, तो 2014 से लेकर 2026 तक का बिल्कुल। आपके पास समय है, 12 साल का समय है। 12 साल में आप अगर सीरियस ऑपोजिशन लीडर हैं तो आप थक जाएंगे विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो जो भी कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं उनको गिनते गिनते। गिनते गिनते और अगर आपको नहीं गिनने, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो आप यही सोच लीजिए कि भाई अगर 80 साल हो गए इस साल हमारी आज़ादी को, आजादी। आज़ादी में आपकी गवर्नेंस का हिस्सा वर्सेस एनडीए की गवर्नेंस का हिस्सा है ना, वो गणित आप कर लीजिए। उस गणित को आप विमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से कंपेयर कर लीजिए। इफ़ यू आर अ ट्रू पॉलिटिशियन, इफ़ यू आर अ सिंसियर पॉलिटिशियन, यू वुड वांट टू एटलीस्ट एक्नॉलेज द इंस्पिरेशन दैट यू हैव सीन ऑन द अदर साइड, कि हाँ ये काम हुआ है, ये काम हुआ है और ये काम हुआ है, जिससे महिला का जीवन, हर तबके की महिला का जीवन बदला है। हर तबके की महिला का जीवन उसके हर स्टेज के लिए मोस्टली बदला है एंड हैज़ इम्प्रूव्ड। और वो बदलाव कोई ख़राब बदलाव नहीं है ना, कि वेयर यू सीन डिमोशन इन द स्टेटस ऑफ विमेन, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जो सिंसेरिटी है ये बिल्कुल वहाँ है नहीं। दूसरा, आप
पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट बी कन्वीनियंट। अगर आपको कन्वीनियंस दिखानी भी है, थोड़ा उसमें भी सिंसेरिटी लाने की कोशिश करें। कहने की बात यह है दैट यू आर स्टेटिंग फ्रॉम द स्टेज कि ये चीज़ें हैं, पेट्रियार्कल हैं, और इनको तोड़ो, पिंजरा तोड़ो और चिड़िया उड़ जाओ, है ना। बट हाउ डू आई एज अ वुमन, अगर मैं अपनी उम्र कम कर लूँ और मैं 25 साल की बन जाऊँ, तो मैं अपने आप से सवाल करूँगी कि आप ये बोल रहे हैं कि मोदी तो लेक्चर देते हैं, ठीक है ना, एज अ वुमन मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं आपका मत मोदी से या अमित शाह से या केजरीवाल से ऊपर क्यों रखूं? समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो अपना मत ऊपर रखने की बात है कि जब तक आप ये ना देख लें कि ऑपोजिशन आपके जो है कंक्लूजन्स को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब जो आप संसद में करते हैं वही आप बेसिकली बाहर कर रहे हैं। तो महिलाओं को वेपनाइज किया जा रहा है ना। और दूसरा, जेनजी की महिलाओं को वेपनाइज किया जा रहा है बिकॉज सो फार दे वर completely looking at the change that has come in the lives of women. अच्छा, ये हमेशा ये जो ज्ञान होता है ये हिंदू महिलाओं को ही दिया जाता है। हाँ, ये वो है क्योंकि वो स्टेज पे जब राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए या करना चाहिए, दबाया जाता है, उसी टाइम पे उसी स्टेज पे राहुल गांधी के सामने वहीं एक मुस्लिम महिला भी खड़ी थी जो हमने हाँ, वो वीडियो फोटो देखा। काफी चल भी हाँ, रहा उसमें था हिजाब viral। पहन के खड़ी थी, ये है। लेकिन सिलेक्टिव मेरा विजन। मेरा इसमें एक पॉइंट और है। मुझे लगता है जैन जी वाला आपकी बात सही है कि वो टारगेट कर रहा है जैन जी की लोगों को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जहाँ फंसे हुए हैं, जिन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, जिस कोटरी में फंसे हुए हैं, जिस इकोसिस्टम में फंसे हुए हैं, दरअसल वो वैसे ही सोचता है, वैसे ही चीज़ों को देखता है, लोकतंत्र को, देश जितना बड़ा है उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है नहीं देखता है। आप देखिए कि 2014 से पहले इस देश में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अगर उन दोनों की तुलना करेंगे तो आज महिलाओं के पास क्या है, सिलेंडर जा रहा है। एक एक करके गिन लेते हैं। पीएम आवास योजना के थ्रू आवास है महिलाओं के पास, जनधन योजना के थ्रू उनका बैंक में खाता खुला हुआ है, सिलेंडर उनके घर पे पहुंच रहा है, सौर योजना के द्वारा बिजली घर पे पहुंच रही है, राशन मिल रहा है उन्हें लगातार, उनके अकाउंट में अलग अलग योजनाओं के थ्रू पैसे जा रहे हैं। और टॉयलेट, सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर टॉयलेट की बात की थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में इतने बड़े स्तर पे टॉयलेट जो बनी है, उन्होंने कितने बड़े स्तर पे महिलाओं को उससे फ़ायदा पहुंचा है। इसकी स्टडी अगर होंगी बाद में कभी तो वो हमें पता चलेगा कि उससे कितने बड़े स्तर पे फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे ये सब नहीं है। राहुल गांधी के मुद्दे वो लेफ्ट वाले मुद्दे हैं जो दरअसल बहुत एक छोटे सीमित एरिया के मुद्दे या एनजीओज के मुद्दे या कुछ लोगों के मुद्दे होते हैं। वो देश के आम जनता के मुद्दे या आम महिलाओं के मुद्दे कभी नहीं। और यही कारण है कि जहां भी चुनाव होते हैं, आप उठाकर देख लीजिए बिहार को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को या फिर दिल्ली को, जहां भी चुनाव होते हैं और इन चुनावों के नतीजे देख लीजिए और इसमें महिलाओं ने किसे वोट दिया वो देख लीजिए, वोट पीएम मोदी को मिलता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि सशक्तिकरण पिछले 12 साल में जो हुआ है वो आज़ादी के बाद पहले शायद ही कभी हुआ हो। दूसरी बात एक और है कि जहाँ धरातल पे कुछ पॉजिटिव चेंज दिख जाए ना, वो इंक्लूजन या एम्पावरमेंट नहीं कहलाएगा इनकी भाषा में। और वो ही इनको पता है कि वो ही दिखेगा। वो जैसे आपने बोला कि एनजीओज हैं या इनका अपना इकोसिस्टम है या ये खुद हैं, दे विल नेवर बी एबल टू वन डेवलप द सेंस टू सी इट क्लोजली। ना तो ये उसको देखने के पक्ष में है, ना उसको देखकर स्वीकार करने के पक्ष में है, ना उसको देखकर सुधरने या सुधारने के पक्ष में है। बिल्कुल। तो ये है एम्पावरमेंट, कन्वीनियंट एम्पावरमेंट है। और ये पॉलिटिक्स में जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हीं को आता है, उनको नहीं आता जो गांव से या शहरों से उठकर, कस्बों से उठकर देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़मीन से अपने आप को ट्रेन करके आते हैं, सेवा करके आते हैं, उनको आता है। तो ये है। राहुल गांधी के इस पिंजरा तोड़ो फैंसी स्लोगन पर हमने कल भी एक वीडियो किया था जिसमें हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। रमरतिया देवी का एग्जाम्पल देते हुए हमने बताया था कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट, मतलब ये जो भी स्कीम्स वगैरह जो आ रही हैं गांव में, अब जो महिलाएं वो सशक्त होती जा रही हैं, दिस इज़ विमेन एम्पावरमेंट। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जिन्हें मैंने अपने सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट है जो है हमारे साथ, उनके साथ डिस्कस किया है। बाकी आपको इस शो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही डेली ये शो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।